आइए जल्दी जल्दी नजर मान लेते हैं कि ये क्या क्या भौंका कि हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? इसी चीज को इस तरह कहा जा सकता है या इसको भी इसी तरह कहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता कि सुअर के साथ गंदगी में कुश्ती ना करो। भारत को संबोधित करते हुए इसको यह बोलना चाहिए था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? बड़ी आसान भाषा से जीवन को समझने की कोशिश की है, बड़ी आसान एनालॉजीज से, और बहुत आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, खासतौर से जियो पॉलिटिक्स यानी जीने की तरीके का पॉलिटिक्स। तो साहब, आमतौर पर यह देखा गया है, अगर मोहल्ले में तुम किसी की जम के कुटाई कर दो तो उसके पास दो सूरतें होती हैं। एक तो वो तुम्हें अपना बाप मान ले, या वो उसकी गोद में जाकर बैठ जाए जहां वो महफूज अपने को फील करे, सेफ महसूस करे, और उसको अपना बाप डिक्लेयर कर दे, ये सोचकर कि मैं इसकी गोद में बैठकर अगर भौंकूंगा तो जिसने मेरी कुटाई की थी वो वापस मेरी कुटाई नहीं करेगा। आमतौर पे अगर कोई मोहल्ले में एक बड़ा माफिया है और आप किसी की कुटाई कर दो तो जिसकी आप कुटाई करोगे वो भाग के कहां जाएगा? माफिया के पास जाएगा, और अक्सर उसके मोटरकेड में या उसके वरांडे में या लॉन में बैठा हुआ नजर आएगा। तो ऐसा ही हाल है। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स कितनी बढ़िया समझाई मैंने। असीम मुनीर का जब से ऑपरेशन सिंदूर में उसकी कुटाई हुई है, 2 बार भाग भाग के अमेरिका जा चुका है। एक बार तो गया था बोटी तोड़ने, जो व्हाइट हाउस बुलाया गया था और कहा था सुनो तुम डिक्लेयर करो कि मैंने सीज फायर करवाया था और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब ये वापस फ्लोरिडा पहुंचे हैं। इनका एक कार्यक्रम था वहां पर, जो यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड है, जिसको सेंटकॉम बोलते हैं, टेम्पा TAMPA, फ्लोरिडा में ये लोकेटेड है। वहां पे जनरल कुरेलिया का, जो उसके कमांडर थे, उनका रिटायरमेंट हो रहा था और ब्रैड कूपर चार्ज संभाल रहे थे, तो उन्होंने इनको इन्वाइट किया था। अब वहीं पर एक अदनान असद करके एक पाकिस्तानी है, उसने इनके लिए एक ब्लैक टाई डिनर या लंच ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 120 पाकिस्तानी वहां पर जो पाकिस्तान कम्युनिटी के थे उनको इनवाइट किया गया। यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। उनसे कहा गया अंदर कोई मीडिया नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होगा, कोई मोबाइल नहीं होगा, ताकि मैं जो भी अंदर भौंकूं वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए। जी हां साथियों, जितना भी आप मीडिया, सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, असीम मुनीर ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया है अमेरिका के और पाकिस्तान के मीडिया ने, जो लोग इस फंक्शन को अटेंड करके बाहर निकले थे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट मुनीर की ये बोली बात सामने नहीं है, क्योंकि मुनीर ने ही मना कर दिया था कि अंदर मेरी कोई बात रिकॉर्ड ना कर लेना जब मैं भौंक रहा हूं। तो आइए जल्दी जल्दी नजर मान लेते हैं कि ये क्या क्या भौंका। पहले तो ये भौंका, इसकी ये मानसिक स्थिति दिखाता है कि अगर हमारा अस्तित्व तुमने खत्म किया, या हमने ये देखा कि हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? तो अब यहां आप इनकी मानसिकता देखिए, यानी इनकी धमकी भी इस बात से बाहर निकल कर आती है कि अगर तुमने हमारा अस्तित्व बिगाड़ा या इस दुनिया में खत्म किया तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। यानी तुम मानते हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ तो भारत के बैकड्रॉप में भारत तुम्हारा अस्तित्व तक खत्म कर सकता है। यह धमकी देने का तरीका भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है आदमी का। धमकी यह भी हो सकती थी कि तुमने अगर हमारा बाल भी बांका किया तो हम तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये भी धमकी हो सकती थी ना। तो यहां इन लोगों की सोच पता चलती है। फिर इसने इंडस वाटर ट्रीटी पर बोलते हुए बोला कि इंडिया डैम बना कर दिखाए। जब इंडिया डैम बना लेगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल्स की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मान के वो डैम डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरे पिताजी डैम वैम से बहुत कनेक्टेड थे। लखवाड़ व्यासी डैम हो गया, माता टीला डैम हो गया, टेढ़ी डैम हो गया, बड़ा फेमस रहा था उस टाइम में। तो इतना बता दूं इस झाइल को कि भैया, डैम बनने के बाद अगर तूने मिसाइल मार दी है तो हमारा तो कुछ हो ना हो, लेकिन तेरे 2 से 5 लाख लोग नीचे मर जाएंगे डाउनस्ट्रीम में। तो तू इतने आगे का इंतजार ना कर, जाहिल आदमी। तीसरा इसने ये बोला, सूरह अल-फिल
जिसको इंग्लिश में द एलिफेंट भी कहा जाता है कुरान शरीफ की, उसमें यह किस्सा है कि जब यमन से काबे शरीफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फोर्स उठी हाथियों की, तो जो अबाबील चिड़ियां होती हैं उन्होंने कंकर उठा उठा के उनके ऊपर मारे और जिससे उन्होंने काबे शरीफ को बचाया। ये एक कुरान शरीफ में एक किस्सा आता है बहुत पुराना। तो उस किस्से को दोहराते हुए इसने बोला है कि हम इनडायरेक्टली भारत के लिए सूर्य अल-फिल द एलिफेंट आयत के सूर्य की तरह हम इस तरह से हैं जैसे हम चिड़ियां छोटे छोटे कंकर लेके आएंगी और तुम्हारे पूरे मुल्क को, अपने दुश्मन को तबाह कर देंगी। यानी इसने यहां पर यह भी मान लिया कि ये एक अबाबील छोटी सी चिड़िया है। आमतौर पे आदमी ये भी कह सकता था हम वो बाज हैं कि हम पर अगर तुमने निगाहें डाली तो हम तुम्हारी निगाहें निकाल लेंगे, ये भी हो सकता था ना। तो इसकी सारी धमकियां बता रही हैं और एंड में बेस्ट धमकी इसने दी है कि इसकी वाकई औकात क्या है। फिर भैया इसने धमकी दी है कि इस बार लड़ाई हम वेस्ट से नहीं लड़ेंगे, यानी राजस्थान पंजाब से नहीं लड़ेंगे। इस टाइम हम लड़ाई पूरब से, ईस्ट से लड़ते हुए आएंगे, यानी बांग्लादेश उधर से अंदर घुसेगा और मारता 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 पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। ये इसने धमकी दी है। और जो आखिरी बहुत मजेदार धमकी दी है वो ये धमकी दी है जो भैया अंदर की पाकिस्तानी सोर्सेज ने आके ये अमेरिकन मीडिया को और पाकिस्तान मीडिया को बताया है कि इन्होंने जोश में ये बोला कि देखिए हम तो एक ग्रेवल की डंप ट्रक हैं। ग्रेवल समझे आप? ग्रेवल आप समझ लीजिए जैसे ईटा, रोड़ी, कंकर, बजरी। हम तो बजरी का एक ट्रक हैं और इंडिया एक मर्सिडीज बेंज की तरह है। अगर हम दोनों में टक्कर हो गई तो समझ लीजिए कि ज्यादा नुकसान किसका होगा। तो अगर तू डंपर चलाता है, तेरा ट्रक है मर्सिडीज की, तुझसे अगर टक्कर हो गई तो तेरी कम से कम रोजी रोटी चली जाएगी, क्योंकि मर्सिडीज तेरा इतना नुकसान तो कर देगी। मेरी मर्सिडीज 100% फुली इंश्योर्ड होगी। मैं फुल इंश्योरेंस लेके फुल टोटल लॉस पे अपनी गाड़ी डालूंगा अगर डंपर से लड़ेगी, और 4, 5, 10 दिन में, 1 महीने में दूसरी मर्सिडीज निकलवा लूंगा। और जिसके पास चमकती हुई मर्सिडीज होगी, जाहिल आदमी, उसके पास 2, 4, 5 गाड़ियां और भी होंगी। पर जिसके पास एक टूटा हुआ बजरी ढोने वाला डंपर होगा और वो खुद चला रहा होगा, बड़ा संदेह है कि उसके पास इसके अलावा कोई और गाड़ी होगी। हाँ, कोई टूटी जीप या कोई पुरानी बुलेट जरूर हो सकती है उसके पास। और ये भी तूने साबित कर दिया, तूने यहां पर भी कहा अगर टक्कर होगी, चल हम मान लेते हैं टक्कर नहीं होगी। तो इसका मतलब अब दूसरी तू एनालॉजी बता दे कि जब हाईवे पर ये दोनों गाड़ियां भागेंगी तो उसमें जाहिल आदमी, जाहिल नस्ल, तो ये बता दे कि उसमें मर्सिडीज आगे निकलेगी या वो ईटा रोड़ी ढोने वाली डंपर ट्रक आगे निकलेगी। तो इनकी आप अगर मानसिकता देखिए ऑन अ सीरियस नोट, ये धमकाते हुए भी दुनिया को बताते हैं कि इनकी हैसियत, इनकी औकात और इनका माइंड सेट क्या है, किस कॉम्प्लेक्स से, और जिसको हम एहसास से कमतरी बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ये लोग मेरे भाई सफर करते हैं। और इसी चीज को, इसी एनालॉजी को जो इसने बताया मर्सिडीज और ईटा रोड़ी ढोने वाला डंपर ट्रक, इसको दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है जो इन लोगों पर ज्यादा सूट करेगा। इसी एनालॉजी को, इसी तुलना को वीडियो अब खत्म करूंगा, एक नई तरीके से बता सकता हूं, जो एक इंग्लिश की कहावत है, डू नॉट रेसल विद अ पिग। वो लड़ाई में गंदा होगा, उसको मजा आएगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हिंदी में इसी चीज को इस तरह कहा जा सकता है, या इसको भी इसी तरह कहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता कि सुअर के साथ गंदगी में कुश्ती ना करो। भारत को संबोधित करते हुए इसको यह बोलना चाहिए था कि सुअर के साथ गंदगी में, बरसात में कुश्ती ना करो। जब गंदे होंगे दोनों लोग तो सुअर को मजा आएगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह एनालॉजी इस पर या इन लोगों पर उदाहरण अगर देना है धमकाने के लिए, तो यह ज्यादा सूट करती है कि इन लोगों से रेसल करने का, कुश्ती लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कीचड़ में जब गंदगी होगी तो ये सुअरों को मजा आएगा और हमको लगेगा हम गंदे हो गए, अपवित्र हो गए, नापाक हो गए। तो ये साहब एक जर्नल, एक देश का जाकर, जो इसने कुटाई के बाद, जो मैंने शुरू में आपको कितना प्यारा सा उदाहरण समझाया था, जो ये जाके वहां गोद में बैठा है,
सुरक्षित महसूस होने के लिए, और भविष्य में जब ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनेगा, ये उस टाइम की फील्डिंग अभी से लगा रहा है। और अमेरिका में इस टाइम एक ऐसा बौखलाया हुआ राष्ट्रपति बैठा है जिसको सिवाय नरेंद्र मोदी के और भारत के इस टाइम चाइना और रशिया भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई इस टाइम, आप यकीन करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, भारत तय करेगा कि आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का वर्चस्व क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।